सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स। इसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन हैं। हमने आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग को करवा दिया है। उससे पहले के जितने भी काल हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, आदिकाल से संबंधित, भक्ति काल से और रीतिकाल से कंप्लीट जो क्वेश्चन थे वो करवा दिए और व्याख्या सहित करवाए हैं। मैंने बिना समय को ध्यान में देते हुए एक एक क्वेश्चन की पूरी व्याख्या करवाई है। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो इस बुक में दिया है वो एक एक शब्द आपके कानों में गूंजे और आपको एक एक चीज़ अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन करेंगे आज 78 से शुरू। देखिए, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही। क्या है? आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। कि जो कुछ भी मेरी कुटी में, मेरी झोपड़ी में है, उसको ग्रहण कर, संकोच नहीं संकोच के साथ। ठीक है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो किसकी हैं ये श्रीधर पाठक की रचना है। किसकी हैं? किस रचनाकार की हैं? तो श्रीधर पाठक के। आज रात इसमें प्रदेशी, क्या दिया है? आज रात इससे प्रदेशी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये किसकी हैं? श्रीधर पाठक की हैं। श्रीधर पाठक की हैं ये पंक्तियां। 1886 में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया गया था। यह पंक्तियां इसी रचना से अवतरित की गई हैं। शेष अन्य तीनों नाम हैं अंबिका दत्त व्यास, रामनरेश त्रिपाठी और हरिओद, ये असंगत हैं। देखिए, इनकी रचना है एक श्रीधर पाठक ने जो गोल्ड स्मिथ की रचना है, कौन सी? हरमिट, उसका खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी नाम से किया था। ठीक है, इनकी दो रचनाएं और भी थी, हरमिट की दो रचनाएं और भी की थी उन्होंने अनुवाद। ये अगले क्वेश्चनों में आ जाएंगी। ठीक है, और मैं बताऊं आपको तो देखिए, जो एकांतवासी है इन्होंने 1886 में गोल्ड स्मिथ के जो हरमिट है उसका खड़ी बोली में अनुवाद किया था। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे की थी इन्होंने 1889 में। किसमें? 1889 में। पहले की 1886 में, उसके बाद में 3 साल बाद 1889 में की इन्होंने उजड़ ग्राम भी गोल्ड स्मिथ का जो डेजर्टेड विलेज था उसका ब्रज भाषा में अनुवाद था। ठीक है, उजड़ ग्राम है उसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया। फिर उसके बाद में 1889 के 3 साल बाद में 1902 में इन्होंने श्रांत पथिक नाम से जो गोल्ड स्मिथ का जो ट्रेवलर था उसका खड़ी बोली में अनुवाद किया। और ट्रेवलर का अनुवाद इन्होंने किस नाम से किया? 1902 में श्रांत पथिक नाम से किया। ठीक है, शायद आगे क्वेश्चनों में आएंगी तो मैं आपको बता दूंगी, बाकी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी रचना है जो रत्नाकर जी की नहीं है? तो देखिए, उद्धव शतक है इनका, रत्नाष्टक है, समालोचना दर्श है, जबकि सुंदरी तिलक इनका नहीं है। ठीक है, सुंदरी तिलक किसका है? तो जो घनानंद की, आपने पढ़ा होगा शायद रीतिकाल के अंतर्गत, घनानंद की जो कविताएं हैं उनका संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाम से किया था? तो सुंदरी तिलक नाम से किया था। याद आ गई होगी आपको, रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, अगर आप स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल याद हो रहेंगे। सुंदरी तिलक रत्नाकर जी की रचना नहीं है, जबकि ये घनानंद कौन थे? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। और घनानंद की कविताओं का संकलन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाम से किया था? तो सुंदरी तिलक नाम से किया था। याद रखेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी काल के रचनाकार हैं। इनका जन्म 1866 में हुआ था। देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इनका जन्म कब हुआ था? 1866 में। गंगावतरण 1927 की रचना है। उद्धव शतक 1929 और हिंडोला 1894 की विराष्टक आदि रत्नाकर जी की काव्य कृतियाँ। ठीक है, पथिक किसका काव्य संग्रह है? ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो किसका था ये? देखिए, रामनरेश त्रिपाठी का था। इसमें पथिक के सिवा इनका मानसी, स्वपन और एक और था इनका, पथिक था, मानसी था, स्वपन था और मिलन था। इनके 4 काव्य संग्रह थे। तो ये किसका है? पथिक रामनरेश त्रिपाठी का है। पथिक 1920 में है इनका। काव्य संग्रह रामनरेश त्रिपाठी का है और अन्य कृतियाँ इनकी इस प्रकार से। मिलन इनकी सबसे पहले आएगी, 1918 की रचना है।
1918 का काव्य संग्रह है। पथिक इनका 1920 का काव्य संग्रह, मानसी 1927 का है और स्वपन 1929 का है। स्वपन हेतु इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखिए स्वपन के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में है, तो किस भाषा में है ये, खड़ी बोली में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ जो प्रिय प्रवास है 1914 की ये रचना है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसे कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया था। ठीक है, हरिओद द्वारा कृत जो प्रबंध काव्य हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए प्रिय प्रवास आप याद रखेंगे 1914 का है, इसमें 17 सर्ग हैं और क्या दिया है इसमें, कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। क्या है इसमें, कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। उसके बाद में इनके प्रबंध काव्य हैं पारिजात, जिनका रचना काल है 1937, इसमें सर्ग हैं 15। आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन इसमें दिया गया। किसका, जो पारिजात है उसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन है। वैदेही वनवास इनका 1940 का है, जिसमें 18 सर्ग हैं। उसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। वैदेही वनवास है, वैदेही किसको कहा जाता है, माता सीता को कहा जाता है। तो सीता का वनवास है, उसका जो सीता को राम के द्वारा निर्वासन कर दिया गया था उसका वर्णन किस में है, वैदेही वनवास में है। और कब, 1940 में। और कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका नाम ब्रजांगना विलाप था। हरिओद ने डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त को गलत बताया मैंने। हरिओद को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है, आधुनिक काल का सूरदास कहा है। देखिए श्रीधर पाठक में कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया था, अभी मैंने बताया था आपको कि जो उजड़ ग्राम है, इन्होंने जो डेजर्टेड जो क्या था उसका नाम, गोल्ड स्मिथ का जो डेजर्टेड विलेज था उसका उजड़ ग्राम नाम से किस में किया था, ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है। श्रीधर पाठक द्वारा किए गए अनुवाद इस प्रकार से हैं। देखिए यहाँ पे ये दिए गए हैं, आप पढ़ेंगे इसको। एकांतवासी योगी जो 1886 की रचना थी इनकी, ठीक है, 1886 में इन्होंने अनुवाद किया था एकांत योगी नाम से। वो किसका अनुवाद था, तो गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली में अनुवाद था। याद रखेंगे एकांत में खड़ी, क्या है, एकांत में खड़ी से आप याद रखेंगे। उजड़ ग्राम इनका क्या है, गोल्ड स्मिथ का जो डेजर्टेड विलेज है उसका ब्रज भाषा में अनुवाद है। देखिए उजड़ में जय, ब्रज भाषा में जय, और डेजर्टेड में भी जय, और यहाँ विलेज में भी जय, तो आप याद रखेंगे ब्रज जय। ठीक है, ब्रज भाषा में अनुवाद है। फिर इनका श्रांत पथिक है। देखिए ट्रेवलर है ना, जो ट्रेवलर उसको हम पथिक ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रांत पथिक बोलते हैं। और श्रांत पथिक है वो गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का वर्णन है। और एकांत में खड़ी, और जो ट्रेवलर है वो भी क्या है, खड़ा है, तो ये खड़ी बोली। इनकी 2 रचनाएं हैं, कौन सी, श्रांत पथिक और एकांतवासी योगी, ये इनकी खड़ी बोली में है, जबकि उजड़ ग्राम इनका ब्रज भाषा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मिथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है। अगर आपको पता है तो आप बताएंगे। आपको याद होना चाहिए कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, आप बताएंगे। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, तो यशोधरा ही इनका आएगा। किस ग्रंथ की रचना की है, यशोधरा ग्रंथ की रचना की है। यशोधरा 1932 की रचना मैथिली शरण गुप्त ने गीति नाट्य शैली में की है। किसमें की है, गीति नाट्य शैली उसमें की है। महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदांत स्थिति का इसमें चित्रण है, जिसकी एक पंक्ति इस प्रकार है, किस प्रकार है, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ी व्याघात। क्या है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात है, लेकिन वो चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। गुप्त जी ने साकेत 1931 में महाकाव्य भी लिखा। इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु माना है। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या माना है, अपना साहित्य गुरु माना है। देखिए इनकी रचनाएं हैं, किसकी, गुप्त जी की रचनाएं कौन सी हैं, भारत भारती, झंकार, द्वापर, जयद्रथ वध और रंग में भंग। इनकी भारत भारती 1912,
इसके लिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। झंकार द्वापर इनका 1936 की रचना है। कब की है? 1936 की। जयद्रथ वध इनका 1910 का है और रंग में भंग इनका 1909 की रचना है। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? क्या पूछा आपसे? जो मनोविनोद भाग 1, 2, 3 ये किसकी रचना है? तो देखिए मनोविनोद भाग मुक्तिबोध की है, पंत की है, श्रीधर पाठक, सेनापति तो किसकी है? श्रीधर पाठक की रचना है। जो मनोविनोद भाग है वो किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की रचना है। देखिए मनोविनोद 1882 की इनका, श्रीधर पाठक का जो 1882 में एक और बताया था मैंने आपको, सॉरी 82 में नहीं था, वो 83 में था। ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इनका कश्मीर सुषमा 1904 में ब्रजभाषा में रचित अन्य मौलिक काव्य है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले हमारी क्लास में। श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्या आएगा यहाँ पे? श्याम नारायण पांडे आएंगे। श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी 1936 से 39 तक की रचना है, 1936 से 38। फिर इनका जौहर है वो 1945 में है। आरती इनका 1946 है और जय हनुमान इनका 1956 की रचना है, याद रखेंगे। देखिए श्याम नारायण पांडे द्वितीय युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। हल्दी घाटी तथा जौहर इनका 1945 इनके महाकाव्य हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। आपसे पूछा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास के निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? पूछा आपसे, उल्लेख नहीं किया है। क्या? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजना और वर्णनात्मक है। आगे पूछा आपसे, हिंदी को हैं, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो ये किसका कथन? सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रिय प्रवास के बारे में किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया? तो किसका नहीं किया? देखिए इनकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त है, ये इन्होंने नहीं कहा है, इसका उल्लेख नहीं किया। जबकि अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है, ये कहा उन्होंने। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजना और वर्णनात्मक है, ये कहा। हिंदी को हैं, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर सिमट कर रह जाना पड़ा है। आगे है इनका आंसर, देखते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की विशेषता में इनकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, इसका उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, अन्य विकल्प आचार्य शुक्ल द्वारा प्रिय प्रवास के लिए संबंध में बताई गई विशेषता हैं। प्रिय प्रवास हरिओद जी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसका प्रत्येक का सन दिया हुआ है। मतलब रसिक रहस्य है इनका 1899, प्रेम प्रपंच है इनका 1900, चोखे चौपते हैं इनका 1932 और चुभते चौपते इनका 1924। चोखे चौपते 1932 और चुभते चौपते 1924। फिर है प्रिय प्रवास 1914, पद्म प्रसून 1925, रस कलश 1931। देखिए इनका रस कलश है वो रीति ग्रंथ काव्य है। फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, मरम स्पर्श 1956 है। आगे पूछा आपसे, भालों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या है? भालों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में अंगार अभी। ये जो प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो देखिए किसकी आएंगी? ये श्याम नारायण पांडे की आएंगी। क्या आएंगी? श्याम नारायण पांडे की आएंगी। भालों में झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह से उद्धृत उपयुक्त पंक्तियां श्याम नारायण पांडे की हैं। किसकी हैं? श्याम नारायण पांडे की हैं।
हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। बहुत ही मर्म स्पर्शी पंक्तियां हैं। ये किसकी हैं? दिनकर जी की हैं। क्या है? श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। श्वानों को भी यहाँ पे क्या मिलता है? दूध और भात मिलते हैं, लेकिन बच्चे क्या हैं? भूखे ही अकुलाते रहते हैं और वो माँ की हड्डी से ठिठुर कर चिपक कर जाड़े की रात बिताते हैं। ये किसकी हैं? दिनकर की पंक्तियां हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो भारत भारती के रचनाकार आप सभी को पता है, मैथिली शरण गुप्त हैं और इनकी 1912 की रचना है। और भारत भारती के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। और राष्ट्र कवि की उपाधि देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इस रचना की मूल प्रेरणा मुस्तसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुए। किससे? देखिए, आपसे पूछें कि जो भारत भारती की रचना की थी इन्होंने, मैथिली शरण गुप्त ने, इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली थी? तो कहाँ से मिली थी? मुस्तसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। इसी रचना के लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी गई? तो देखिए, जो आधुनिक काल के अंतर्गत जो काव्य में जो कविताएं हैं वो किस भाषा में लिखी गई? तो खड़ी बोली में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? खड़ी बोली में लिखी गई थी। आधुनिक काल में काव्य कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाती हैं। अयोध्या प्रसाद खत्री ने सन 1880 में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया तथा आधुनिक काल में काव्य की भाषा को खड़ी बोली के रूप में स्थापित करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या था? देखिए, प्रिय प्रवास है उसका वर्ण विषय क्या था? हम पढ़ चुके हैं कि कृष्ण का मथुरा प्रवास था। क्या था? कृष्ण जी हैं, उनका बचपन से लेकर जो वो मथुरा जाते हैं उस तक का उसमें वर्णन है। किसमें? प्रिय प्रवास में। और ये 1914 की रचना है। ठीक है, पढ़ते हैं इसका आंसर। देखिए, प्रिय प्रवास 1914 की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य और किसका है ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। इसमें 17 सर्ग हैं। इसका वर्ण विषय है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान का वर्णन है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति है। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 3 प्रबंध काव्य और लिखे हैं। प्रिय प्रवास है, इसमें 1914 का, और इसमें क्या है? कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। उसके बाद में है पारिजात, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि आध्यात्मिक और किसका वर्णन है? आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन है। किसमें? पारिजात में, जो 1937 की रचना है। और वैदेही वनवास है इनकी, जिसमें पारिजात में इनके 15 सर्ग हैं। कितने हैं? 15 सर्ग हैं। और इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन है। उसके बाद में इनके आती है वैदेही वनवास, जो 1940 की रचना है। वैदेही वनवास में इनके 18 सर्ग हैं, जिसमें क्या बताया गया है? राम के द्वारा जब सीता का निर्वासन कर दिया गया है उसकी कथा है वैदेही वनवास में। और वैदेही किसको कहा जाता है? सीता को कहा जाता है। और सीता का वनवास नाम है इसका। आगे पढ़ेंगे हम। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो हम पढ़ भी चुके हैं। भारत भारती के रचयिता कौन है? बार बार पढ़ चुके हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं। भिखारीदास, भूषण और केशवदास, ये देखिए रीति कालीन कवि हैं। और रीतिकालीन कवि भी कौन है? रीति काल के अंतर्गत 3 आते थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो ये तीनों रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है। भारत भारती 1912 ईस्वी की है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है ये। इस कृति का भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जन जागरण पर अहम योगदान था। गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत भारती को 3 खंडों में बांटा गया: अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। अतीत खंड में क्या बताया है और वर्तमान खंड में क्या बताया है और भविष्यत खंड में क्या बताया गया है, ये आप खुद पिछले वीडियो में देखकर आप स्वयं याद करेंगे इसको। अगर मैं बताती रहूँगी तो आप खुद से कुछ नहीं करने वाले हैं, तो आप खुद याद रखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ब्रज भाषा में कौन सी है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, चोखे चोपते और रस कलश। ठीक है।
तो ये अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, ये किसकी रचना है? तो ये हरिओद जी का जो है ना, वो क्या बोलते हैं, उपन्यास है। ठीक है, क्या है? हरिओद जी के उपन्यास हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ है, ये उनका 1899 की रचना है, याद रखेंगे आप। ठीक है, अधखिला फूल और इनका 1907 का उपन्यास है। कब का उपन्यास है? 1907 का। ठीक है, इनका जो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल है, ये कब का है? ये दोनों रचनाएं इनकी उपन्यास हैं। और ये जो ठेठ हिंदी का ठाठ है 1899 है, और अधखिला फूल क्या है? 1907 है। इन दोनों को मैं ट्रिक से याद करवाऊंगी आपको। चलिए पहले इसकी व्याख्या देख, नहीं पहले क्वेश्चन का आंसर तो लगा ले। निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो कौन सी है? रस कलश है इनका, वो क्या है? ब्रज भाषा में। किस में है? ब्रज भाषा में रस कलश। और ये एक रीति ग्रंथ है इनका। ठीक है, रस कलश 1931 में ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। रस कलश 1931 में इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद कृति ठेठ हिंदी का ठाठ, देखिए ठाठ, ठेठ है, और इनको ठेठ है को अब उल्टा करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो 1899 याद रखेंगे। और अधकिला फूल, फूल में जोड़ लीजिए अब सात। सात का मतलब होता है साथ, साथ साथ, और साथ साथ रहेंगे तो फूल तो हमें देना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? इनका उपन्यास। याद रखेंगे, शायद आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। हरिओद कृति जो चुभते चुभते हैं और बोलचाल कृतियों को मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिओद जी की अन्य कृतियाँ कौन सी हैं? देखिए सारी जो इनकी कृतियाँ हैं उनका सन भी याद दिया हुआ है और आप याद रखेंगे। हरिओद जी के जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं इनमें देखिए, जो प्रिय प्रवास है 1914 का, पारिजात है 1937। प्रिय प्रवास में 14 सर्ग हैं, पारिजात में 15 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। इस प्रकार से तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसमें 1940 में जो वैदेही वनवास लिखा गया, इसमें क्या है? राम के द्वारा सीता का निर्वासन है। पारिजात में क्या है? आध्यात्मिक और धार्मिकता का वर्णन है। और प्रिय प्रवास में क्या है? कृष्ण का बचपन से लेकर मथुरा गमन तक का प्रस्थान है। याद रखेंगे। कृष्ण शतक 1882 का है इनका। ये कृष्ण शतक है ना, ये आप याद रखेंगे कि ये हरिओद जी की प्रथम रचना है। क्या है? प्रथम रचना। रसिक रहस्य इनका 1899 का। पद्य प्रसून, कल्पलता, ग्राम गीत, मरम स्पर्श आदि हैं। प्रिय प्रवास 1914 पर हरिओद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। याद रखेंगे। प्रिय प्रवास 1914 में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हरिओद कृत ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। देखिए जो ठेठ हिंदी का ठाठ है ना इनका, हरिओद का, जो 1899 हमने रचना बताई थी आपको, रचना काल, उस उपन्यास को क्या कहा जाता है? मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? क्या पूछा आपसे? जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनका कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर है, सिद्धराज है, नहुष और चंद्रहास। तो क्या पूछा आपसे कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनका कृष्ण काव्य कौन सा है? तो इनका कृष्ण काव्य आएगा द्वापर। और द्वापर कब की रचना है? तो 1936 की रचना है। नहुष क्या है इनका? नहुष आपको याद होगा, इनका नहुष है एक नाटक। क्या है? एक नाटक है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या किस प्रकार से। मैथिली शरण गुप्त कृष्ण काव्य द्वापर 1936 है। द्वापर 1936 में मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। द्वापर में कितने खंड हैं? 16। अंतिम खंड सुदामा के बाद, सुदामा का जो बाद में जोड़ा गया है। मैथिली शरण गुप्त 1886 में इनका जन्म, 1964 में मृत्यु। आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को तुलसी कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसी। मेथी भी एक घास होती है और तुलसी भी आप मान लीजिए एक पौधे के रूप में आती है। तुलसी भी क्या है? एक पौधा, और मेथी भी सोच लीजिए आप पौधा। तो मैथिली को क्या कहा जाता है? तुलसी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग का। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं रंग में भंग 1909, जयद्रथ बध इनकी 1910, भारत भारती 1912, झंकार, यशोधरा इनकी 1932, हाँ जी, जय भारत इनकी 1952, विष्णु प्रिया इनकी 1936 और पंचवटी उनकी 1925 है। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। साकेत 1931 पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रसाद प्रदान किया गया है। सिद्धराज, नहुष, चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त की ही रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। हाँ जी,
ये देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य में है? तो देखिए ये प्रिय प्रवास महाकाव्य में है। किस में है? प्रिय प्रवास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, काफ़ी बार आ चुकी हैं। ठीक है, देखिए यह प्रकृति चित्रण प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के 3 प्रबंध काव्य हैं। प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1940। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, पारिजात में 15 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि तथा प्रिय प्रवास 1914 पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया। उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। साकेत 1931 मिथिली शरण गुप्त की कृति है। कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? तो देखिए यही आ गया प्रिय प्रवास से। उपयुक्त पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य से है। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है, जबकि झरना एवं करुणालय जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ हैं। युगांत सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। आगे पूछा है पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो हम पढ़ चुके हैं, जो पारिजात महाकाव्य है वो मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। क्या बता रही हूँ? मैथिली शरण गुप्त का कैसे आएगा? हरिओद जी का महाकाव्य है, जल्दी में गलती। पारिजात 1937 का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है। इनकी 2 अन्य कृतियाँ हैं, प्रिय प्रवास 1914 और वैदेही वनवास 1940 है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। कुणाल गीत के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध और दिनकर। तो कुणाल गीत के रचयिता कौन है? कुणाल के मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, कुणाल गीत मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है। अन्य प्रमुख खंड काव्य इनके जयद्रथ 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, द्वापर 1936, नहुष जय भारत 1952, शकुंतला 1936। शकुंतला के बारे में नहीं बताऊंगी। विष्णु प्रिया इनकी 1957 है। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर वर्णन है? किस में है? तो ये साकेत में। किस में है? साकेत में। आगे पढ़ें, चलिए देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त, देखिए मैथिली शरण गुप्त ने साकेत 1931 ग्रंथ की रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरणा पाकर की थी। साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्रीय भूमिका बताई गई। मैथिली शरण गुप्त के साहित्य गुरु कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो कौन आएंगे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी आएंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त अपना साहित्य गुरु किसको मानते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते थे। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना 1931 में की। गुप्त जी को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का कालक्रम बताइए। रंग में भंग इनका 1909 का है, हम बता चुके हैं आपको। भारत भारती 1912 की रचना है। पंचवटी 1925 की रचना है और साकेत 1931 का। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक आएगा, ए ऑप्शन। देखिए रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं रंग में भंग इनकी 1909 में है। जयद्रथ 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 25, साकेत 1931, यशोधरा इनकी 1932 आएगी। द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957। यशोधरा की उम्र क्या है? 32 वर्ष है, याद रखेंगे। ठीक है, हाँ जी, 100 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं।
अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।